हेलो बच्चों। तो सबसे पहले हम पिछले क्लास में या पिछले वीडियो में जो हमने होमवर्क लिया था, मतलब मैंने आप लोगों को करने के लिए कहा था, वो डिस्कस करते हैं। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना। तो पहला क्वेश्चन जो था वो ग्राफ पे बेस्ड था। उसमें दो पार्ट्स थे और कहा गया था रेजिस्टेंस निकालने को। ग्राफ कुछ ऐसा था कि ये वी है, ये आई है। पहली बात स्ट्रेट लाइन है, तो करंट 2 एम्पियर था यहाँ पे, और सेम 2 एम्पियर करंट के लिए वोल्टेज था 10 वोल्ट। तो इसका बेसिकली मतलब ये है कि उस इंस्ट्रूमेंट में अगर करंट 2 एम्पियर आएगी तो वोल्टेज 10 आएगा ना। हमें पता है ओम्स लॉ क्या है, V इक्वल टू आई आर। तो 10 वोल्ट इज इक्वल टू 2 एम्पियर इंटू आर। सॉल्व करके आर आ गया 5 ओम, आंसर। राइट। सिमिलरली सेकेंड था कि करंट 1 एम्पियर है और वोल्टेज 20 वोल्ट है। तो बताना है ग्राफ कैसा होगा। राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे वोल्टेज एक्स एक्सिस पे दे रखा है, करंट वाई एक्सिस पे। तो देखने में गलती मत करना, जरूरी नहीं है कि फिगर में हमेशा वी आई ग्राफ भी बना रखा हो। यहां पे आई और वी का ग्राफ बना रखा है। तो 1 एम्पियर करंट के लिए 20 वोल्ट है, सो रेजिस्टेंस विल बी वी बाई आई। तो 20 बाई 1 यानी 20 ओम, आंसर। ठीक है, तो सिंपल था ये। तो सेकेंड क्वेश्चन अगेन वेरी इजी, कि एक दो पॉइंट्स हैं एक रेजिस्टेंस के, ए और बी, है ना। ये 50 वोल्ट है, इधर 20 वोल्ट है, कहा गया ये 5 ओम है। तो बताओ करंट क्या होगा और करंट की डायरेक्शन क्या होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल इस पॉइंट का पोटेंशियल हाई है, इसका लो है, तो करंट हमेशा हाई से लो पोटेंशियल जाता है, मतलब इधर की तरफ होगा, है ना। B2A वैल्यू क्या होगी। सबसे पहली बात, जब V इक्वल टू आई आर लिखते हैं, जैसा कि पिछली बार भी मैंने कहा था, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि V इक्वल टू आई आर में V पोटेंशियल नहीं होता, पोटेंशियल डिफरेंस होता है रेजिस्टेंस के दोनों एंड पॉइंट्स के बीच का। तो इस रेजिस्टेंस का एक एंड पॉइंट है ए, दूसरा एंड पॉइंट है बी। पोटेंशियल डिफरेंस होगा दिस माइनस दिस, यानी 50 माइनस 20 30 वोल्ट इज इक्वल टू आई इंटू आर। कितना आर है तुम्हारा 5 ओम, करेक्ट। सो आई इंटू 5 ओम, है ना। तो इसको सॉल्व करके आई आ जाएगा 6 एम्पियर, सिंपल। ठीक है। नेक्स्ट सिमिलर सा क्वेश्चन है कि ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है। Q का दे रखा है 10 वोल्ट, 15 ओम का रेजिस्टेंस है और 2 एम्पियर की करंट है। तो बताना है P का पोटेंशियल क्या होगा। पहली बात, करंट P से Q जा रहा है, मतलब P का पोटेंशियल हाई होगा कंपेयर टू Q, है ना। मतलब P का पोटेंशियल 10 से तो ज्यादा ही होगा ना। V इक्वल टू आई आर, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है इसको भी पॉजिटिव रखना है, इसको भी पॉजिटिव रखना है ना। पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा VP माइनस VQ, हाई माइनस लो। तो VP माइनस VQ इज इक्वल टू आई इंटू आर। सॉल्व करके VP आ जाएगा 40 वोल्ट, आंसर। नेक्स्ट दो क्वेश्चंस थोड़े डिफिकल्ट थे, ठीक है। कि ये 5 ओम है, ये 50 वोल्ट, ये 60 वोल्ट, 10 ओम, 30 वोल्ट, 20 वोल्ट। बोला गया था ये रेजिस्टेंस बताओ। इस सभी ब्रांचेस में अलग अलग हम ओम्स लॉ लगाएंगे। पहले इस रेजिस्टेंस के लिए लगाते हैं। इस रेजिस्टेंस के लिए पोटेंशियल डिफरेंस है 30 माइनस 20 यानी 10 वोल्ट। रेजिस्टेंस है 5 ओम, तो करंट हो जाएगा 10 बाई 5 यानी 2 एम्पियर। इस रेजिस्टेंस में ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल, तो करंट इधर की तरफ जाएगी 60 से 30 की तरफ। तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा 60 माइनस 30 यानी कि 30, रेजिस्टेंस है 10, तो करंट विल बी 30 बाई 10 यानी 3 एम्पियर। अब इधर से 3 एम्पियर आ रहा है, इधर 1 एम्पियर चला गया, तो जाहिर सी बात है कि इधर की तरफ 1 एम्पियर जा रहा होगा, क्योंकि इस पॉइंट पे जितना करंट आ रहा है उतना ही जाना चाहिए। तो इसके थ्रू करंट हो गया 1 एम्पियर। अब इसमें रेजिस्टेंस मान लो R है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इसका कितना हो गया 50 माइनस 30 20 वोल्ट इज इक्वल टू आई 1 एम्पियर इंटू रेजिस्टेंस R। सॉल्व करके R आ जाएगा 20 ओम, आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 भी 4 जैसा ही है, बस दिखने में थोड़ा अलग है, बाकी फंडामेंटल्स बेसिक कॉन्सेप्ट सेम है बिल्कुल, है ना। कि अगेन 3 रेजिस्टेंसेस बना रखे हैं, ओके। बोला गया पॉइंट ए का पोटेंशियल बताओ, राइट। इस रेजिस्टेंस के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस है 100 माइनस 50 यानी 50 बाई 10, करंट हो जाएगा 5 एम्पियर। इसमें है 60 माइनस 50 10 बाई 5 2 एम्पियर।
तो इधर से 5 एम्पियर आ रहा है, इधर से 2 एम्पियर आ रहा है, मतलब इधर 7 एम्पियर जा रहा होगा। ना पोटेंशियल डिफरेंस विल बी 7 × 6 यानी 42, राइट। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल इस पॉइंट के पोटेंशियल से 42 वोल्ट कम है, तो इसका पोटेंशियल हो जाएगा 8 वोल्ट, 50 - 42। आई होप मेथड समझ में आ गया होगा आपको। बाकी आप अपने हिसाब से बिल्कुल डिटेल में भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि 50 - VA पोटेंशियल एट A इज इक्वल टू I × R, ऐसे भी करोगे तो भी 8 आ जाएगा। ओके, तो लेट्स मूव ऑन कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज कि हमने पिछली बार पढ़ा V = IR होता है, सही बात है, बट R किस किस चीज पे डिपेंड करता है, किसी भी मटेरियल का R हम कैसे निकालेंगे, किन किन बातों पे रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा, है ना, हम वो सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। तो सबसे पहली चीज हम पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, किन किन बातों पे डिपेंड करता है। ठीक है, सपोज हमारे पास कोई भी ऐसी एक डिवाइस है या एक रॉड है मान लो, या एक वायर है, कोई भी एक ऐसी डिवाइस है जो सिलेंड्रिकल शेप की है या मतलब किसी भी शेप की है। बेसिकली करंट जो है वो इस डिवाइस में इस इधर से जाता है, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, मतलब इस तरफ जा रहा है करंट, इस तरफ डायरेक्शन। तो करंट जिस डायरेक्शन में जा रहा होता है उसके पैरेलल वाला जो डायमेंशन होता है उसको हम लेंथ की तरह बिहेव करते हैं कि ये लेंथ हो गया रेजिस्टेंस का। ठीक है, करंट के डायरेक्शन में जो पोर्शन होता है उसकी साइज को हम लेंथ कहते हैं। और करंट जिस फेस के थ्रू मूव कर रहा है या करंट के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर वाला जो फेस है दैट विल बी कॉल्ड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिसको हम फिलहाल A से डिनोट कर रहे हैं, और ये L है लेंथ। ठीक है, तो बेसिकली मान लो कि ये एक रॉड है या एक कोई भी डिवाइस है जिसकी लेंथ L है, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है कहीं पे भी हम काटे तो जो एरिया निकलेगा वो एरिया A है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी लेंथ जितनी ज्यादा होगी, गेस इमेजिन करो, ठीक है, लेंथ जितनी ज्यादा होगी इसका मतलब है कि पोटेंशियल डिफरेंस भी उतना ज्यादा होगा, है ना। करंट तो सेम रहेगा मगर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा, और इसीलिए सिंपल सी बात है कि रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। या फिर यूं कहो, रेजिस्टेंस का मतलब पिछली बार मैंने क्या बताया था कि किसी भी डिवाइस में सेम पोटेंशियल डिफरेंस के लिए जितना कम करंट आएगा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होता है, राइट। तो जितनी ज्यादा लेंथ होगी उसका रेजिस्टेंस भी उतना ज्यादा होगा, क्योंकि करंट को गुजरने के लिए ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस लगाना पड़ेगा। ठीक है, सो बेसिक समझ लो, बहुत ज्यादा डिटेल में अभी नहीं समझ में आएगा इस क्लास में, वो 12th में समझ में आएगा। बट फिलहाल के लिए ये समझो कि बच्चों की लेंथ जितना ज्यादा होगा इस रेजिस्टेंस का, लेंथ जितना ज्यादा रेजिस्टेंस भी उतना ज्यादा। ठीक है, सो R विल बी प्रोपोर्शनल टू L। ना बच्चों, एरिया जितना ज्यादा होगा, मान लो एरिया बहुत ज्यादा है एक डिवाइस का और एक डिवाइस का एरिया बहुत कम है, तो इसके पास चार्ज भी कम, चार्ज के पास जगह भी कम है फ्लो करने के लिए, और जब एरिया ज्यादा है तो चार्ज के पास एरिया भी ज्यादा है फ्लो होने के लिए। तो जितना ज्यादा एरिया होगा चार्ज के पास फ्लो होने के लिए स्पेस उतना ज्यादा है, और स्पेस जितना ज्यादा होगा चार्ज भी उतना ज्यादा फ्लो करेगा, इसका मतलब करंट भी उतना ज्यादा होगा। सो एरिया ज्यादा तो करंट ज्यादा, है ना। अब करंट ज्यादा का मतलब रेजिस्टेंस कम, क्योंकि रेजिस्टेंस का काम है करंट को कम करना। तो जितना ज्यादा करंट है उसका मतलब कि रेजिस्टेंस उतना कम है, वो उतना कम ब्लॉक कर पा रहा है करंट, उतना ज्यादा अलाउ कर रहा है। ठीक है, सो एरिया ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम, विच इज रिटन एज कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होगा। एरिया डबल तो रेजिस्टेंस हाफ, एरिया ट्रिपल तो रेजिस्टेंस 1/3, एरिया हाफ तो रेजिस्टेंस डबल। तो लेंथ को डबल करने पर रेजिस्टेंस डबल होता है, लेकिन एरिया को हाफ करने पर रेजिस्टेंस डबल होता है। ठीक है, तो पहली चीज जिन पे रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है दैट इज साइज ऑफ डिवाइस या डायमेंशंस ऑफ डिवाइस, कि उसका लेंथ क्या है, उसका एरिया क्या है, इस बात पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, लेंथ ज्यादा तो एरिया ज्यादा, लेंथ कम तो लेंथ ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा, लेंथ कम तो रेजिस्टेंस कम, एरिया ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा, एरिया कम तो रेजिस्टेंस कम। दैट्स द बेसिक आइडिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बोला जाएगा कि यार एक वायर है, इसकी रेजिस्टेंस 10 ओम है पूरे की, अगर इसको ऐसे ऐसे मैं काट दूं, हाफ हाफ कर दूं, तो दो पोर्शन मिल गए अलग अलग, एक ये वायर और एक दूसरा वायर। इन दोनों का रेजिस्टेंस कितना कितना हो जाएगा। ये पूरा जब 10 ओम है, मैंने एरिया तो सेम रखा है, तो मतलब एरिया के हिसाब से रेजिस्टेंस में कोई चेंज आएगा ही नहीं, क्योंकि इस पूरे रॉड का जितना एरिया, हाफ हाफ टुकड़े का भी एरिया उतना ही है। बट लेंथ मैंने हाफ हाफ कर दिया, तो अगर लेंथ हाफ तो रेजिस्टेंस भी हाफ, तो लेंथ अगर हाफ किया तो इसका रेजिस्टेंस भी 5 हो जाएगा।
ठीक है। अगर हम उल्टा जाएं, मान लो सेम रॉड है या सेम डिवाइस है 10 ओम की, और मैंने इस तरह से काटा है, तो अब हमें ऐसा पीस मिल जाएगा रेजिस्टेंस का, राइट। एक ये हाफ रॉड और एक ये हाफ रॉड या हाफ डिवाइस। इस केस में बच्चों लेंथ उतना ही है, काटने के बाद भी लेंथ जितना ओरिजिनल रेजिस्टेंस का था, इसके कटे हुए पार्ट का भी लेंथ उतना ही है। कम क्या हुआ है, एरिया कम हो गया। अगर पूरा एरिया ए था तो अब इसका एरिया a/2 हो गया, इसका भी एरिया a/2 हो गया। एरिया हाफ हो गया मतलब रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा। तो विच मीन्स कि इस अकेले का रेजिस्टेंस भी 20 ओम होगा, इस अकेले का भी 20 ओम होगा। आई होप दैट इज ओके। तो किसी भी वायर को अगर ऐसे टुकड़ों में काटा जाए तो रेजिस्टेंस कम हो रहा है क्योंकि लेंथ कम हो जा रहा है, एरिया सेम रह रहा है। इस तरह से अगर काटा जाए तो लेंथ सेम रह रहा है बट एरिया कम हो जा रहा है, इसलिए रेजिस्टेंस बढ़ जा रहा है। तो ये छोटी छोटी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आप लोगों को आ सकती है करने में ना। आगे बात करते हैं, ये बात आप समझ गए होंगे होपफुली। हमने अभी पढ़ा कि रेजिस्टेंस एल के प्रोपोर्शनल है और 1/a के प्रोपोर्शनल है या a के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू L/a। ना प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट डालेंगे और उस कांस्टेंट का यहां पे नाम होता है रो। रो मतलब पी जैसा लिखा जाता है, बस पूंछ थोड़ी खींच देनी होती है, ठीक है। पूंछ नहीं, इसके बाल खींच देने होते हैं इधर, है ना, जो भी। इसको रो पढ़ते हैं, RHO, रो। एंड दिस रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। इसका एक और नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। ज्यादा कॉमन नाम यही है, तुम्हारे स्कूल के सिलेबस में यही लिखाएगा। सो रो का मतलब होता है रेजिस्टिविटी। रो क्या है, मतलब R इज प्रोपोर्शनल टू L/a है तो उसका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट रो है। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर स्कूल एग्जाम, फॉर एनी एग्जाम। R इज इक्वल टू रो L/a। नाउ हम थोड़ा सा समझेंगे कि रो क्या है, रेजिस्टिविटी क्या है। देखो एक सिंपल सी बात है कि मान लो अभी मैंने कहा कि रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर मैं एक कॉपर का रॉड बना दूं और अगर मैं एक कोई दूसरे मटेरियल का रॉड बना दूं, मान लो स्टील का बना दूं, ठीक है, दोनों का लेंथ भी सेम है, एग्जैक्ट सेम, दोनों का एरिया भी एग्जैक्ट सेम, तो क्या लगता है तुम लोगों को, रेजिस्टेंस सेम होगा? जरूरी नहीं है, राइट। क्योंकि भले ही लेंथ सेम है, एरिया सेम है, मगर मटेरियल तो अलग अलग है ना। एक कॉपर का बना है, एक स्टील का बना है, तो दोनों का रेजिस्टेंस भी अलग अलग हो सकता है क्योंकि कॉपर की प्रॉपर्टीज अलग होंगी, स्टील की प्रॉपर्टीज अलग होंगी। तो रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया के साथ साथ इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि वो डिवाइस या वो वायर या वो रॉड किस मटेरियल का बना है, राइट। और वो किस मटेरियल का बना है वो इस रो से पता चलता है। हर मटेरियल का रो अलग अलग होता है। इज दैट क्लियर? नाउ स्कूल में कहा जाएगा कि डिफाइन रेजिस्टिविटी, तो डिफिनेशन क्या लिखोगे रेजिस्टिविटी का? अगर लेंथ 1 यूनिट है, L की जगह 1 डाल दो, A की जगह भी 1 डाल दो, तो रो जो है वो इक्वल टू R हो गया। कहने का मतलब हम लिख सकते हैं कि रेजिस्टिविटी इज सेम एज रेजिस्टेंस ऑफ अ डिवाइस ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया। अगर लेंथ 1 है, एरिया 1 है, तो जितना रेजिस्टेंस होगा उतना ही रेजिस्टिविटी है, ठीक है। तो चाहो तो डेफिनेशन लिखना रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन लिख सकते हो, द रेजिस्टेंस ऑफ अ डिवाइस या ऑफ अ रजिस्टर या फिर ऑफ ए वायर, जो भी, ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एंड यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। इसके यूनिट भी लिख सकते हो, जैसे R इक्वल टू रो L/a है तो रो क्या हो जाएगा, R A ऊपर L नीचे, RA/L। R का यूनिट होता है ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर, लेंथ का मीटर, तो मीटर मीटर कट गया। सो रो का यूनिट या रेजिस्टेंस का यूनिट हो जाएगा ओम इंटू मीटर, ठीक है। इसको ठीक से लिखता हूं मैं, ओम इंटू मीटर, ओके। रो जितना ज्यादा होगा, कहने का मतलब रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा सेम साइज के लिए, ठीक है। अगर हमारे पास दो डिवाइस है, दोनों का साइज बिल्कुल सेम है, मतलब लेंथ और एरिया बिल्कुल सेम है, तो जिसका रो ज्यादा उसका आर भी ज्यादा, जिसका रो कम आर भी कम, ठीक है। तो याद रखना बच्चों, रेजिस्टिविटी बेसिकली क्या बताती है? रेजिस्टिविटी बेसिकली ये बताती है कि वो वायर या वो डिवाइस किस मटेरियल का बना है। तो रेजिस्टिविटी मेनली डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ द वायर या मटेरियल ऑफ द डिवाइस, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं इसको आगे। तो रेजिस्टिविटी मेनली इस बात पे डिपेंड करती है कि डिवाइस किस मटेरियल का बना है। अगर कॉपर का बना है तो उसकी रेजिस्टिविटी सेम होगी, आयरन का बना है तो उसकी रेजिस्टिविटी आयरन के हिसाब से होगी, ठीक है। ख्याल रखना एक बात का कि रेजिस्टिविटी जो है दैट डज नॉट डिपेंड ऑन साइज, डजंट डिपेंड ऑन L एंड A, साइज पे डिपेंड नहीं करता।
क्योंकि वो यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया के लिए डिफाइंड है। ठीक है, अगर मैं एक आयरन का छोटा सा रेजिस्टेंस लूं और एक बड़ा रेजिस्टेंस लूं, या पूरे आयरन की एक बिल्डिंग बना दूं, उसका रो सेम होगा, क्योंकि रो मटेरियल पर डिपेंड करता है, साइज पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, जैसे मैं डेंसिटी बचपन में पढ़ा होगा तुम लोगों ने, तो अगर मैं कहूं कि यार एक लोहे का निडल है और एक लोहे की तलवार है, सेम लोहे का बनाया गया तुम्हें, किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी? तो सेम होगी, क्योंकि डेंसिटी मटेरियल पर डिपेंड करती है कि लोहा है तो लोहे का निडल बनाओ या लोहे का स्वॉर्ड बनाओ, तलवार बनाओ, डेंसिटी विल बी सेम। सिमिलरली रेजिस्टिविटी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन मटेरियल, नॉट द डायमेंशन, नॉट द साइज। ओके, ठीक है, तो आर इक्वल टू रो एल बाई ए हो गया। नाउ रो अभी मैंने कहा कि मटेरियल पे मेनली डिपेंड करता है, तो यहां पे कुछ बातें नोट करेंगे। एक छोटी सी चीज नोट करेंगे कि किसी भी कंडक्टर रो जितना ज्यादा होगा, है ना, इसको इस तरह से लिख लेते हैं, मोर रो जितना ज्यादा मतलब रेजिस्टेंस उतना ज्यादा, रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा मतलब उसका कंडक्टिंग पावर या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का जो स्ट्रेंथ है वो उतना वीक होगा, कम होगा। तो मोर रो मीन्स मोर रेजिस्टेंस मीन्स लेस कंडक्शन। लेस कंडक्शन का मतलब करंट कम अलाउ करेगा वो। तो जितना ज्यादा रो होता है कंडक्शन उतना कम होता है, या फिर हम उल्टा भी कह सकते हैं कि जितना अच्छा कंडक्टर है उसका रो उतना कम होना चाहिए। ठीक है, और वी कैन से दैट अ बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना, जो मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी को जितना बेहतर कंडक्ट करता है, हैज लेस रो, उसकी रेजिस्टिविटी उतनी कम होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कहा जाए कि वुड का और स्टील का, इनमें से किसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी, तो वुड का ज्यादा होगा क्योंकि वो खराब कंडक्टर है। ठीक है, सिल्वर का और आयरन का किसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी, तो सिल्वर अच्छा कंडक्टर है तो उसकी रेजिस्टिविटी कम होगी, आयरन खराब कंडक्टर है तो उसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो एक बार ना इंटरनेट पे सर्च करके टॉप 3 मेटल्स के नाम लिख लेना जो बेस्ट कंडक्टर्स हैं। ठीक है, ये तुम लोगों का होमवर्क है, ढूंढ कर रखना। अगली क्लास में मैं बता भी दूंगा क्या क्या है, बट आई वांट कि तुम लोग भी खुद से थोड़ी मेहनत करना शुरू करो। तो 3 सबसे अच्छे कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ढूंढना है तुम लोगों को इंटरनेट पे। जितना अच्छा कंडक्टर होगा उसकी रेजिस्टिविटी उतनी कम होगी। तो बेसिकली 3 ऐसे मटेरियल ढूंढने हैं, 3 ऐसे मेटल ढूंढने हैं जिनकी रेजिस्टिविटी सबसे कम हो। ठीक है, आगे पढ़ते हैं ना। अभी तक हमने 2 चीजें पढ़ी कि रेजिस्टेंस 2 बातों पे डिपेंड करता है, एक साइज पे, लेंथ एरिया ये सब साइज में आ गया, दूसरा कि कैसा मटेरियल है उस पे। ठीक है, रेजिस्टेंस तीसरी चीज पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, एंड थर्ड फैक्टर विच इज अफेक्टिंग रेजिस्टेंस इज टेम्परेचर। ठीक है, सेम डिवाइस, स्टील का ही बना हुआ एक वायर है, उसकी लेंथ भी वही है, एरिया भी वही है, मटेरियल भी वही है, लेकिन अगर एक बार 10 डिग्री पे रखा गया है, एक बार 100 डिग्री पे रखा गया है, तो उसका रेजिस्टेंस अलग अलग होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। एक्चुअली रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। जब आर इक्वल टू रो एल बाई ए लिखते हो ना, तो एल और ए तो ठीक है, रो जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ना। एंड इफ यू विल थिंक अबाउट इट, टेम्परेचर चेंज करने पे लेंथ वेंथ भी तो चेंज होता है। अगर मान लो एक वायर है, मतलब सोच सकते हो ना ये बात कि कोई भी चीज जो है वो गर्मी में थोड़ी फैल जाती है, ठंड में थोड़ी सिकुड़ जाती है, राइट। कोई भी रॉड है या कोई भी वायर है, कोई भी डिवाइस है, तो टेम्परेचर चेंज करने पे रो भी चेंज होता है, एल भी चेंज होता है, एरिया भी चेंज होता है, इसलिए रेजिस्टेंस भी चेंज होता है। तो टेम्परेचर इज द अदर फैक्टर विच चेंजेज रेजिस्टेंस। ओके, तो अगर स्कूल में पूछा जाए व्हाट आर द फैक्टर्स विच चेंजेज रेजिस्टेंस या ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स, तो 3 थिंग्स। वन इज साइज ऑफ द डिवाइस, लेंथ, एरिया वगैरह। दूसरा विल बी मटेरियल, कि कैसा मटेरियल का बना है वो, एंड तीसरा इज टेम्परेचर। ठीक है, नाउ टेम्परेचर के बारे में क्या है कि फॉर मेटेलिक डिवाइसेस, फॉर मेटल्स, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ती है, रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। ठीक है, लेकिन यहां पे एक नोट करोगे, फॉर सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स ऐसे डिवाइसेस को कहते हैं जो ना ही प्रॉपर कंडक्टर्स होते हैं ना ही प्रॉपर इंसुलेटर्स होते हैं। इनके बारे में आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ोगे, जैसे इसका एग्जांपल है सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब एग्जांपल्स हैं इसके। उनके केस में एक अजूबा होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस घटने लगता है। अगर कभी कहा जाए किसी भी बहुत डिफिकल्ट कॉम्पिटिशन एग्जाम में, ओलंपियाड वगैरह में, कि सिलिकॉन है या जर्मेनियम है, टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। कॉपर है, सिल्वर है, रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो मेटल्स में टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ता है, सेमीकंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस कम होता है। ठीक है, उल्टा काम होता है। ऐसा क्यों होता है, सेमीकंडक्टर्स के बारे में और डिटेल में, ये सब आप लोग 12th में पढ़ोगे ना बच्चों। अब हम लोग इस फॉर्मूले पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे।
ठीक है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है स्कूल एग्जाम्स के लिए भी। तो वी विल स्टार्ट विद दिस न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तो ये पहला क्वेश्चन है जो आज हम करेंगे। ठीक है, आप सब इस सवाल को खुद से कर सकते हो, ट्राई करो। एक बात का और ख्याल रखना आप लोग, रेजिस्टिविटी जब आप लोग चेक करोगे कि 3 सबसे अच्छे मेटल्स कौन कौन से हैं, 3 सबसे अच्छे कंडक्टर्स कौन कौन से हैं, तो एक बात ये भी देखना कि उनकी रेजिस्टिविटी कितनी है। ठीक है, वो भी नोट करके रखना।